ने दिया पाकिस्तान और आतंकवाद को कड़ा संदेश, कहा हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में 520 बेड वाले आदिवासी छात्रावास निर्माण की रखी आधारशिला, बोले झारखंड के गरीब आदिवासी छात्रों को पढ़ाई में मुश्किल नहीं आने देगी सरकार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक देश एक चुनाव को बताया समय की मांग, गिरिडीह में संगोष्ठी के दौरान कहा समय और पैसे की बर्बादी रोकने के लिए इसे अपनाना जरूरी है। और बांग्लादेशी घुसपैठ पर भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सख्त, कहा भारत धर्मशाला नहीं कि कोई भी यहां आकर बस जाए, फर्जी प्रमाण पत्र वाले ले रहे मैया योजना का लाभ। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से आतंकियों और पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपनी शर्तों पर करारा जवाब देंगे। एटम बम की गीदड़ भभकियों से अब भारत डरने वाला नहीं है। आतंक के आकाओं और सरपरस्त सरकार को एक ही नजरिए से देखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में ले लिया। उन्होंने कहा कि दुनिया और देश के दुश्मनों ने देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बीकानेर से झारखंड समेत देश के 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि हम एक साथ देश के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बना रहे हैं। आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आज दुनिया भी भारत में हो रहे विकास कार्यों को देखकर हैरान है।
ने देश में रेल अवसंरचना को निरंतर बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और पानी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राजस्थान में राज्य सरकार की 25 अहम परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पलाना में एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित किया। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने रेलवे की तस्वीर बदल दी है। सरकार के विकास भी विरासत भी की प्रतिबद्धता दोहराते हुए पीएम ने अमृत भारत स्टेशनों को इसका उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन कला और संस्कृति के नए प्रतीक हैं। एक साथ देश के करीब 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं। साथियों, आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए। सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं कि इन रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। साथियों, विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। विश्व प्रसिद्ध ये मंदिर और प्रधानमंत्री ने यहां आकर पूजा अर्चना की। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक स्टेशन का उद्घाटन किया। करणी माता मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सेवा करने वाला देशनोक रेलवे स्टेशन मंदिर वास्तुकला, मेहराब और स्तंभ विषय वस्तु से प्रेरित है। पीएम ने बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। देश भर में 103 अमृत स्टेशनों के शुभारंभ के साथ ही राजमहल रेलवे स्टेशन पर भी अब यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलने लगेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम से 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया, जिसमें राजमहल रेलवे स्टेशन भी शामिल है। उद्घाटन के मौके पर राजमहल के पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा, मालदा रेल डिवीजन के अधिकारी समेत कई लोग मौजूद रहे। मौके पर श्री ओझा ने कहा कि स्टेशन का पुनर्विकास होने से यहां की ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्ता को बढ़ावा मिलेगा। राजमहल रेलवे स्टेशन का इसकी ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्ता को और उच्चतर बनाने की दिशा में अमृत भारत योजना के तहत आज उसके पुनर्विकास का लोकार्पण हुआ है। और हम सब लोग सौभाग्यशाली है कि हमने अपने आंखों के सामने वर्षों तक जो उपेक्षित था यह इलाका, उस उपेक्षित राजमार्ग को नया पुनर्विकसित करने की दिशा में आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से वर्चुअल माध्यम से करोड़ों रुपए की लागत से विश्व स्तरीय सारी सुविधाएं राजमहल स्टेशन को प्राप्त हुई है।
लंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एरोस्पेस प्रदर्शनी के सिलसिले में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इन दिनों मलेशिया के दौरे पर हैं। इस क्रम में आज उन्होंने मलेशिया के केदाह राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत INS कवरत्ती पर हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर प्रथम एडमिरल हरिसुंदर राजू, भारत के उच्चायुक्त BN रेड्डी, HAL के CMD DDK सुनील, INS कवरत्ती के कमांडिंग ऑफिसर, रॉयल मलेशियाई नौसेना और भारतीय नौसेना के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में 520 बेड वाले बहुमंजिला आदिवासी छात्रावास की आधारशिला रखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज की शिक्षा प्रगति के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि झारखंड के गरीब आदिवासी छात्रों को पढ़ाई में सरकार मुश्किल नहीं आने देगी। छात्र बेहतर शिक्षा पाएं और उन्हें पौष्टिक आहार मिले, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस मौके पर कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, राज्यसभा सदस्य महुआ माझी और मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बच्चे, छात्र छात्राएं, आप अब अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान पढ़ाई पर दीजिए और आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी लगभग एक एक करके उन समस्याओं का समाधान हम लोग करेंगे। कभी भी ये बात सोच से परे था कि हम लोगों को हॉस्टल में सरकार के द्वारा पौष्टिक भोजन भी मिलेगा, लेकिन अब हमने ये तय किया है इस राज्य में जितने भी हमारे कल्याण विभाग के द्वारा निर्मित छात्रावास हैं, चाहे वो लड़कों का हो चाहे वो लड़कियों का हो, सभी छात्रावास में, चाहे रांची हो, गुमला हो, सिमडेगा हो, दुमका हो, चाईबासा हो, कहीं पर भी हो, वहां पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं रहते हैं, उन सभी बच्चों को सरकार की तरफ से भोजन उपलब्ध कराने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। देश में एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा लगातार तेज हो रही है। इसी कड़ी में गिरिडीह में इस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शिरकत की। उन्होंने स्कूली बच्चों और आमंत्रित सदस्यों के समक्ष इस व्यवस्था की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। देखिए ये रिपोर्ट। गिरिडीह के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय परिसर में एक देश एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। उन्होंने कहा कि देश में बार बार चुनाव होने से न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि सरकारी खर्च भी काफी बढ़ जाता है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जिस तरह से बार बार चुनाव होने से आदर्श आचार संहिता की वजह से विकास काम बाधित होता है, बार बार मेन फोर्स यानी पैसे का भी खर्च अधिकारियों को भी लगाना होता है। तो एक नीति आयोग के एक संक्षिप्त रिपोर्ट में 10 से 12 हजार करोड़ की बचत 5 साल में हो सकता है अगर चुनाव एक साल में। संगोष्ठी में शामिल बगोदर से भाजपा विधायक नागेंद्र महतो ने कहा कि देश में विभिन्न तरह के चुनाव वर्ष भर चलते रहते हैं। इसका सरकारी तंत्र और जनता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आचार संहिता के बार बार लगने से विकास कार्यों की गति धीमी पड़ जाती है। विश्व के 5 देशों में वन नेशन वन इलेक्शन काम चल रहा है और भारत में जहाँ 140 करोड़ आबादी वास करती है और जहाँ 28 राज्य हैं, 750 लगभग जिले हैं। आप अनुमान करिए कि प्रत्येक बार सारे साल इलेक्शन होता है। आप अनुमान करिए कितना खर्च भारत सरकार को करना पड़ता है।
केंद्र सरकार देश में एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए प्रयत्नशील है ताकि विकास की गति धीमी न हो और समय की बचत हो सके। गिरिडीह में हुए इस संगोष्ठी में बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत, लोजपा पारस गुट के अध्यक्ष राजकुमार राज, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने आज जिले में व्याप्त जन समस्याओं को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान श्री राय ने सरकार पर जन सुविधाओं पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया और कहा कि जमशेदपुर में कानून व्यवस्था काफी खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि मानगो पेयजल योजना ठप हो जाने से लोगों को पानी के लिए परेशानी हो रही है। इस मामले की जानकारी उनके द्वारा मंत्री से लेकर सचिव तक को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पेयजल परियोजना लागू कराया था, अब लगता है उसको चलाने के लिए भी संघर्ष करना होगा। उसी संघर्ष की शुरुआत है। उपायुक्त की कमेटी बनी, नगर निगम की कमेटी बनी, सचिव ने अपने विभाग के 2 अधीक्षण अभियंताओं को जांच करने के लिए भेजा यहाँ। ये सब होता है, मगर जो होना चाहिए कि लोगों के घर में पानी जाए, वो पानी नहीं पहुँच रहा है। एक मुद्दा ये है। दूसरा, जमशेदपुर में जो कानून व्यवस्था की स्थिति हो गई है, कोई महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं पाती है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने झारखंड मैन पावर प्रोक्योरमेंट आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 के गठन की स्वीकृति दी है। इसके तहत एक बार में आउटसोर्सिंग से 5 साल के लिए मैन पावर रखे जाएंगे। मैन पावर की नियुक्ति में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाएगा। उन्हें प्रतिवर्ष 3% इंक्रीमेंट का भी लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य जल संसाधन आयोग के गठन की स्वीकृति दी गई है। राज्य अंतर्गत संचालित गैर सरकारी सहायता प्राप्त वित्त सहित अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय, मदरसा, संस्कृत विद्यालयों में वर्ग 9 से वर्ग 10 तक की कक्षाओं में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तक एवं कॉपी का निःशुल्क वितरण की स्वीकृति। 40,755 छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा और इसमें जो कुल वित्तीय भार है वो 4,84,91,946 रुपए मात्र। संसाधन विभाग से झारखंड राज्य के समेकित विकास हेतु राज्य में स्थित रिवर बेसिनों में जल की अद्यतन उपलब्धता, विकास, इसके बहुआयामी उपयोग तथा कुशल प्रबंधन हेतु प्रथम झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग के गठन प्रस्ताव पर स्वीकृति। वर्तमान में आयोग का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए प्रस्तावित है, जिस पर 23,97,58,232 रुपए मात्र का व्यय अनुमानित है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सांसद दुनिया भर में पाकिस्तान के नापाक करतूतों की जानकारी देने के लिए इन दिनों कई देशों की यात्रा पर हैं। जदयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में जापान पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से मुलाकात की। इस दौरान भारत के सुदृढ़ और स्पष्ट रुख को दोहराया गया कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और इसे जड़ से समाप्त किया जाना चाहिए। जापान के मंत्री ने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का न केवल समर्थन किया बल्कि हालिया पहलगाम आतंकी हमले पर गहरा शोक भी व्यक्त किया। इस डेलीगेशन ने जापान के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की है और इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ प्रयासों और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की वैश्विक पहुंच को लेकर भारत का पक्ष रखा गया है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संजय झा ने जो कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि जापान के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान भारत की बात बहुत ही मजबूती से रखने का काम किया गया। जापान के विदेश मंत्री ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन किया है।
हम लोगों ने जो इंडिया का केस है, जो बात है, बड़ा ही मजबूती से रखा और इंडिया का केस है, जो बात है, बड़ा ही मजबूती से रखा और उन्होंने अप्रिशिएट किया इसको। दो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने जो कहा, एक तो कहा कि टेररिज्म के खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो इस घटना के बाद जो इंडिया ने इसको अप्रिशिएट किया, जो रिस्ट्रेंट शो किया, जिस हिसाब से बिहेव किया और रिस्ट्रेंट शो किया, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने हर एक तरह से आतंकवाद के खिलाफ इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट किया। जमशेदपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। यहां पर सदन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्री मरांडी ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आकर यहां पर बस जाए। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ के कारण स्थानीय लोगों को अपने अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। श्री मरांडी ने शराब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री पर भी गंभीर आरोप लगाए। जमशेदपुर परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बंगाल और बांग्लादेश के बीच बंगाल की सरकार बाड़ नहीं लगाने देती है, जिससे यह घुसपैठ की समस्या बढ़ती जा रही है। श्री मरांडी ने कहा कि फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए घुसपैठियों को मैया योजना का लाभ भी मिल रहा है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर घुसपैठिए दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बस रहे हैं। ये प्रमाण पत्र किनके प्रभाव से बन रहे हैं, इसकी जाँच होनी चाहिए। में जो वीजा रहता है उसको स्कैन करके वो रख लेता है, और लोकल होते हैं तो कोई क्राइम व्राइम तो क्रिमिनल तो नहीं आया उसका भी। राज्य में अगर इलीगल तरीके से बाहर से लोग आके बसे हुए, झारखंड में तो सरकार मानने को ही तैयार नहीं कि बाहर से लोग आए, यानी उनको तो बसा रहे हैं यहाँ, मैया समान योजना दे रहे हैं पैसा उनके, क्या कहते हैं ये, कैसे इसको जाँच होनी चाहिए ये सब पूरी। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई सरकार एनआरसी होगी तो पता चल जाएगा कौन कहां से आए। शराब घोटाले का जिक्र करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 19 अप्रैल 2022 को उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया था कि ऐसा घोटाला हो सकता है। छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला हुआ है उसमें शामिल लोग यहाँ के भी घोटाले में शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए श्री मरांडी ने कहा कि जांच से जुड़े तार सीएम तक न पहुंचे, इसलिए मुख्यमंत्री ने एसीबी से विनय चौबे को गिरफ्तार करवाया है। देश की गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है और कहा है कि आप कमेटी बना करके और फिर लोगों को इस प्रकार से पहचाने, अगर कोई बाहर से बसे उसको निकालें। तो निकालना कि राज्य सरकार उससे नहीं बच सकती है। आज जब वहाँ सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया गया तो मुख्यमंत्री को समझ में आया कि अब विनय चौबे भी सीबीआई के रडार पर जैसे आएंगे वो सारे बातें बता देंगे। अवैध घुसपैठ और शराब घोटाला को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यदि सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ और फर्जी प्रमाण पत्रों के मामले में ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। बोकारो पुलिस ने पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के बहादुरपुर में एक व्यवसायी की हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गीयरी ने बताया कि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दो अपराधी विश्वजीत राय और कुमार सौरभ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हत्या जो किया गया था उसमें उन लोगों ने गमछा और रस्सी का इस्तेमाल किया था, जिससे गला में उनको फंसा कर स्ट्रेंगुलेट करके उनको हत्या किए थे। तो जो हत्या में यूज़ किए गए जो गमछा और जो रस्सी है उसको बरामद किया गया है, जो अभियुक्त की निशानदेही थे। और दूसरा एक टीवीएस कंपनी का है और 3 स्मार्टफोन हम लोगों ने जब्त किए हैं जो उस दिन हत्या के दिन यूज़ हुआ था।
आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर जैव विविधता बोर्ड द्वारा पर्यावरण संरक्षण और उसके प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रकृति के संरक्षण और सतत विकास में समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अलका तिवारी और वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी के अलावा वन पर्यावरण एवं जैव विविधता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर उपस्थित मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि हमें मिलकर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए जीव जंतुओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर सतत विकास को बढ़ावा देने में योगदान करना है। एकेडमिशियंस थे, स्टूडेंट्स थे और जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ के लोग थे। मुख्य रोल इन कमिटीज़ का है क्योंकि हमारी जितनी भी स्पीशीज़ हैं, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी हैं, उसको डॉक्यूमेंट करने का काम इन कमिटीज़ को करना है। तो ये कार्य शुरू भी हुआ है, कार्य हो भी रहा है, लेकिन इसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है और इसको ज़्यादा सटीक ढंग से करने की आवश्यकता है। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि आज जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या बन गई है और इसका मुख्य कारण प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन है। इसे लेकर प्रत्येक स्तर पर जागरूकता जरूरी है। ऐसा उपयोग कीजिए जो आने वाला पीढ़ी को भी बचा के रखे। Exploit the present without hampering the potential of the future। जो आने वाला पीढ़ी को नुकसान नहीं हो, ये ध्यान में रखकर आप आज का पर्यावरण को या प्रकृति को यूज कीजिए। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। झारखंड जैव विविधता बोर्ड की अध्यक्ष शैलजा सिंह ने कहा कि विकास की दौड़ में अगर हम पर्यावरण संतुलन को तोड़ते हैं तो मानव जीवन का विनाश निश्चित है। हर जीव में ईश्वर का वास है और हर जीव हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसका कुछ ना कुछ रोल प्रकृति में है इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। अगर हम उस पर्यावरण के संतुलन को हटा देते हैं या उसमें प्रगति की दौड़ में जाके सीधे सीधे पर्यावरण को भूल जाते हैं तो हमारा विनाश सुनिश्चित है। झारखंड जैव विविधता बोर्ड द्वारा पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण और जागरूकता लाने के उद्देश्य से राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान अन्य लोगों के साथ दूरदर्शन के जुड़े अनूप मिश्रा को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए पुरस्कृत किया गया। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। झारखंड जैव विविधता बोर्ड की ओर से आयोजित जैव विविधता को जानो विषय पर आयोजित क्विज प्रतियोगिता में रांची के डीपीएस की 10वीं कक्षा की छात्रा शिवानी सिंह ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह प्रतियोगिता पूरे भारत में आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच शिवानी ने शानदार प्रदर्शन कर स्कूल और राज्य का नाम रोशन किया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विद्यालय परिवार ने उन्हें बधाई दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान के बीकानेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया पाकिस्तान और आतंकवाद को कड़ा संदेश। कहा, हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में 520 बेड वाले आदिवासी छात्रावास निर्माण की रखी आधारशिला। बोले, झारखंड के गरीब आदिवासी छात्रों को पढ़ाई में मुश्किल नहीं आने देगी सरकार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक देश एक चुनाव को बताया समय की मांग। गिरिडीह में संगोष्ठी के दौरान कहा, समय और पैसे की बर्बादी रोकने के लिए इसे अपनाना जरूरी। और बांग्लादेशी घुसपैठ पर भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सख्त। कहा, भारत धर्मशाला नहीं कि कोई भी यहां आकर बस जाए। फर्जी प्रमाण पत्र वाले ले रहे मैया योजना का लाभ।